जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमो नमः। शरदिन्दु सुंदर रुचि रुचि चेतसी साम्यं शरदिन्दु रुचि चेतसी साम्ये गिरां देवी अपहृत्य तमा संततम अर्थान खिलान प्रकाशयतु। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम हमारे बीच में जो उपस्थित हैं हमारी मनोविज्ञान की अध्यापिका, जिनका समय समय पर हमें माता के समान मार्गदर्शन प्राप्त होता है, उनके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और अपनी प्रस्तुतिकरण करने से पहले मैं उनसे अनुमति चाहूंगा। अनुमति है बच्चे। जी मैम, धन्यवाद। तो अपने प्रकरण में जाने से पहले मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई अगर बाल्यावस्था के बारे में थोड़ा जानता है तो वो बताने का कष्ट करेंगे। अगर कोई जानता है तो वो हाथ उठा सकते हैं। जी हरिओम। जी हरिश्चंद्र जी। हाँ जी हरिओम। जी बाल्यावस्था, हाँ मैम, बाल्यावस्था एक ऐसा अवस्था है जी उस समय बच्चे का मन बहुत चंचल होता है। जी जो उस बच्चे के सामने जैसा संस्कार होता है उसी जी प्रकार से उस बालक में अंदर मतलब ज्ञान का भंडार प्रारंभ हो जाता है, मतलब ज्ञान वर्धन होता है। तो जी मैं जी इतना ही जानता हूँ जी। जी, बहुत शोभनम बहुत शोभनम। आपके ज्ञान से पता चल रहा है कि आपने पूर्व में तैयारी की है, जिसे सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा है। अन्यपि कोई वक्तुम इच्छति? जी राजी वदतु भो। मुख्यतः बाल्यावस्था का विषय हमको मतलब यही सिखाता है कि बाल्यावस्था जो है वो एक ऐसा समय है जो कि पढ़ने का समय नहीं है, जो कि खेल का समय है। अगर हम कुछ भी अगर बालक कुछ भी सिखाना चाहते हैं तो हम खेल के माध्यम से ही सिखा सकते हैं। अगर हम उसे मोटी मोटी पुस्तकें इत्यादि अगर पढ़ाएं तो उसको समझ में नहीं आएगी, वो उसके पैरा सर के ऊपर से निकलेगी। लेकिन अगर हम उसको खेल खेल में पढ़ाएं तो वो कुछ भी सीख सकता है। हम देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे ड्रम बजा लेते हैं, अच्छा गा लेते हैं, भगवान संकीर्तन अच्छा कर लेते हैं। तो इसे खेल खेल की बात है, बस जैसा वो वैसा ही उसके पर्यावरण के हिसाब से बालक है। जी, आपका जो उत्तर था वो सम्यक रूप से ठीक था, पर इसमें थोड़ा ज्ञान हम थोड़ा और जोड़ना चाहेंगे, जो हम इस प्रकरण में जोड़ेंगे। ठीक है, तो तरही अग्रे चलामा। तो मैं आपके सम्मुख अपनी प्रस्तुतिकरण प्रदर्शन करना चाहूंगा। तो जैसा कि आपको पता होगा कि किसी प्रकरण में जाने से पहले उसकी प्रस्तावना भूमिका को समझा जाता है, तो हम भी वही समझेंगे। मानव जीवने बाल्यावस्था सर्वासु अवस्थासु अत्यंतं महत्वपूर्णा दृश्यते। अस्य अवस्थायां बालकस्य शारीरिक मानसिकः बौद्धिकः सामाजिकः च विकासः शीघ्रं भवति। एषा अवस्था व्यक्ति निर्माणस्य मूलाधारा भवति। बालका जिज्ञासु उत्साही च भवन्ति, किन्तु तेषां मनः अस्थिरम् अनुकरणशीलं च भवति। अतः अस्मिन् काले उत्पन्ना विविधा समस्या यथोचितेन समाधान प्रक्रियेण निवारणीया। शिक्षाया क्षेत्रे अपि अस्य अवस्थायाः विशेष महत्त्वम् अस्ति, यतः एषा शिक्षा संस्कारयोः बीजरोपण कालः इव दृश्यते। अर्थात जैसे कि आपने प्रस्तावना से समझ लिया होगा कि आज के प्रकरण में हम क्या पढ़ेंगे। तो हम आज पढ़ेंगे कि बाल्यावस्था क्या है और बाल्यावस्था में उत्पन्न समस्या, और समस्या जब आएगी तो उसका समाधान, जाहिर सी बात है समाधान भी होगा, तो उसके समाधान को भी पढ़ेंगे। तथा बाल्यावस्था में शैक्षिक महत्व, जो
मिश्रा जी कह रहे थे, अभिराज मिश्रा जी, कि खेल ही खेल में समझाना चाहिए, तो उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अभी। तरह ही आपको समझ में आ गया हो तो अग्रे चला मां। तो सर्वप्रथम प्रश्न उठता है कि बाल्यावस्था क्या है, परिभाषा। तो बाल्यावस्था सा अवस्था भवति या शेषा अवस्थाया 2 वर्ष पर्यन्तम अनंतरम आरभ्य द्वादशात् चतुर्वर्ष पर्यन्तम दृश्यते। बोले बाल्यावस्था वो है जो शेषावस्था के पूर्ण होने पर और 2 वर्ष से 12 वर्ष, कई कई विद्वान कहते हैं कि चतुर्दश मतलब 14 वर्ष तक भी चलती है। और प्रश्न उठता है कि कहीं कहीं प्रश्न आ जाता है कि बाल्यावस्था को और क्या कहते हैं। तो बाल्यावस्था को एषा काल प्राकृतिक विकास काल इति प्रसिद्ध, यथा अस्मिन् काले बौद्धिक सामाजिक भावनात्मक विकास तीव्रतया भवते। बोले इसका जो ये बाल्यावस्था का काल है, इसको प्राकृतिक विकास काल भी कहते हैं। प्रतियोगी परीक्षा में भी आता है ये प्रश्न। तरह आप बोले कि बाल्यावस्था 2 वर्ष से प्रारंभ होने वाली और 14 वर्ष तक चलती है, जिसमें एक जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास अवस्था भी आता है, जो कि उसमें 4 अवस्थाएं आती है बाल्यावस्था के अंतर्गत। तो आगे पढ़ेंगे हम, जिनके पास जीन पियाजे का वो होगा। अब मैं आगे जाने से पहले एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि बाल्यावस्था को और कौन सी अवस्था कहा जाता है? विकास काल, शोभनम मतलब आपका ध्यान है। तो अब आता है कि बाल्यावस्था में प्रमुख लक्षणानि। बोले कि बाल्यावस्था के प्रमुख लक्षण, बाल्यावस्था कैसे होती है, क्या होती है, बाल्यावस्था में छोटा बच्चा क्या करता है। तो बाल्यावस्था में सबसे पहले आता है कल्पना शक्ति तीव्रता। जो बालक की जो कल्पना शक्ति है उसमें तीव्रता होती है। बालकस्य कल्पना शक्ति जिज्ञासा च शीघ्रम वर्धते। उसके अंदर जिज्ञासा एकदम उत्पन्न हो जाती है कि ये क्या है। आपने देखा होगा 3-4 साल का बालक पूछता है कि अपने माता श्री से कि ये क्या है, हर चीज में कि ये क्या है, ये क्या है। तो उसमें जो कल्पना शक्ति और जिज्ञासा की जो होती है वो शीघ्र एकदम। और फिर आता है कि आत्मनिर्भरता। बालक स्वदैनिक कार्याणि स्वयमेव कर्तुम आरंभम करोति। इस अवस्था में बालक में आत्मनिर्भरता भी आती है, जैसे कि वो उसकी वृद्धि होती रहती है। उसमें फिर बालक अपने जो दैनिक जीवन के छोटे छोटे कार्य वो स्वयं करता है। फिर आता है सामाजिक करणम। बालकस्य समाजे सम्मिश्रणम भवति, स मित्रे परिवारात् बहिर्भूते च जने स व्यवहारम शिक्षते। इसमें बोले कि जब बच्चा सबसे ज्यादा कहाँ से सीखता है, अपने परिवार से और फिर समाज से। जो समाज में चल रहा है और परिवार में चल रहा है, बालक उसको बहुत शीघ्र सीखता है। फिर आता है बहुमुख विकास। बोले बौद्धिक शारीरिक सामाजिक भावनात्मक इत्यादिषु सर्वेषु क्षेत्रेषु विकास दृश्यते। बोले इस काल में बालक में बौद्धिक शारीरिक, क्योंकि कहा भी जाता है कि जब बालक छोटा होता है तो उसकी जो वृद्धि होती है वो जल्दी जल्दी बढ़ती जाती है 14 वर्ष तक, 14-15 वर्ष तक। और भावनात्मक विकास, इन तीनों ही क्षेत्र में उसकी विकास उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। अब ये तो हो गई कि बाल्यावस्था क्या है और उसमें दिखने वाले प्रमुख लक्षण क्या है। अब बात करते हैं उसके समस्या, बाल्यावस्था में उत्पन्न होने वाले समस्या। तो बोले समस्या समाधान कौशलम एषा काल यत्र बालक का चिंतन मनन तर्क विश्लेषण रचनात्मक चिंतन आदि विकसितानि करोति।
कदाचित् तस्य मनः शुद्ध दुष्ट विवेचनायाम् असमर्थं भवति, तस्मात् मार्गदर्शनस्य आवश्यकता अस्ति। क्योंकि जैसे हमने पूर्व में पढ़ा है कि इसमें जिज्ञासा भी शीघ्र उत्पन्न होती है, कल्पना शक्ति भी शीघ्र उत्पन्न होती है। बालक इस अवस्था में अपना आधे से ज्यादा समय तो कल्पना ही में बिता देता। अगर उसके सामने कुछ वस्तु का नाम बोले, जैसे कि जीन प्याजे में आगे पढ़ेंगे हम कि अमूर्त चिंतन मूर्त चिंतन, जैसे किसी वस्तु का नाम बोलते हैं तो वो उसकी परिकल्पना करने लग जाता है कि वो कैसा है। जैसे जैसे उसका आकार बताते हैं वो वैसे वैसे उसके बारे में सोचने लगता है। तो बोले चिंतन मनन तर्क विश्लेषण, तो वो तर्क भी करता, विश्लेषण भी करता, प्रश्न प्रश्न पूछता कि ऐसा कैसे, ऐसा कैसे। तो कदाचित तस्य मनः शुद्ध दुष्ट विवेचनाय असमर्थं भवति, वो उसके बारे में सही से जान पाए ना जान पाए। तस्मात् मार्गदर्शनस्य आवश्यकता भवति, कुछ ऐसे विचार भी आ जाते हैं तो उसका मार्गदर्शन आवश्यक है उस समय। क्योंकि छोटा बालक अगर, जैसे हमने पढ़ा था कि वो संस्कार का बीज रोपण भी हम इसी अवस्था में कर सकते हैं। जिस हम उसको जिस पर्यावरण में रखेंगे, वातावरण में रखेंगे, जैसे अब्राहम मैस्लो कहते हैं कि हमको कोई भी बालक दे दो, मैं उसको वो ही बना दूंगा, तो यह मुख्य अवस्था होती है। अब आते हैं हम बाल्यावस्था समस्या कि इसमें समस्या आती क्या है। अब समस्या तो जान लिया हमने, फिर समस्या कौन कौन सी उत्पन्न होती है। तो सबसे पहली समस्या होती है सामाजिका समस्या। बोले दारिद्र्यम बाल श्रम शिक्षाया अभाव इत्यादि। सामाजिक समस्या क्या क्या होती हैं? दारिद्र्यम बाल श्रम शिक्षाया अभाव इत्यादि। बोले दरिद्रता मतलब दारिद्र्य, कोई घर से गरीब होता है। बाल श्रम, बाल श्रम बोले 18 वर्ष से नीचे के बालकों को कार्य करना पड़ता है, जो कि एक अपराध भी है। आर्टिकल अनुच्छेद 14 में शायद इसका वर्णन है, शायद क्या है। तो शिक्षाया अभाव, जिसके कारण वो शिक्षा का अभाव हो जाता है उसके जीवन में। अब दूसरी समस्या आ जाती है पारिवारिक समस्या। पारिवारिक समस्या में बोले तो माता पितरो अवधानाभाव, पोषणहीनता, अनुशासनस्य व स्नेहस्य च अभाव। बोले माता पितृ अवधानाभाव, माता पिता का अवधान मतलब अभाव। पोषणहीनता, कोई कोई बाल्यावस्था में कुपोषण की तरफ चले जाते हैं, तो उनको उचित पोषण मिलना चाहिए। और फिर आता है अनुशासनस्य व स्नेहस्य च अभाव। अनुशासन, क्योंकि इस अवस्था में, इस काल में और अनुशासन जैसा मिलता है वैसा ही वो आगे चलता है। तो स्नेह से अभाव, अगर इस अवस्था में स्नेह भी बालक को पूर्ण रूप से मिलना चाहिए। क्योंकि बच्चों को राजमिश्रा ने कहा भी है कि बच्चों को इस अवस्था में खेल खेल में उनके ऊपर जोर जबरदस्ती हम नहीं कर सकते। तो उनको जो अच्छा लगता है उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, ताकि वो अपनी जो उनकी प्रतिभा हो वो निखरे इस अवस्था में। अगर इस अवस्था में प्रतिभा दब गई तो दब गई। अब आती है मनोविज्ञानिक समस्या, जो मनोवैज्ञानिक रूप से समस्या आती है। तो आत्मविश्वास विश्वासस्य न्यूनता, भय, संकोच, अवज्ञा, आक्रोश च। आत्मविश्वास की न्यूनता होना इस अवस्था में। और आज देखा होगा इस अवस्था में बच्चा डरता भी बहुत है। अगर उसको डराया जाता है, छोटे बच्चे को, 6-7 साल के बच्चे को, तो उस व्यक्ति के पास दोबारा जाना पसंद नहीं करता। जैसे अगर वो रास्ते में भी मिलता है तो बच्चा अपना रास्ता मोड़ देता है। तो भय भी इस अवस्था में एक मुख्य कारण है। और संकोच, कि मैं ये पूछूं कि नहीं पूछूं। जब मैं पढ़ता था 4वीं-5वीं कक्षा में, तो मेरे मन में भी बहुत संकोच उठता था कि मैं ये टीचर से पूछूं कि ना पूछूं। उसके बारे में पहले बहुत मनन करना पड़ता था। तो संकोच, अवज्ञा, कभी कभी बच्चे को, इस अवस्था में बच्चे को गुस्सा आ जाता है तो आज्ञा का उल्लंघन भी कर सकता है। और आक्रोश,
आक्रोश भी जल्दी उत्पन्न होता है। तो आगे जाने से पहले मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि सामाजिक समस्या क्या-क्या है? यदि कोऽपि वक्तुम् इच्छति तर्हि हस्तम् उत्थाय। जी भास्कर जी, वदतु। शिक्षा के जैसे समान अवसर न और दरिद्रता होना, किसी को मतलब धन के अभाव में कोई शिक्षा से वंचित रह जाता, तो ये सामाजिक समस्याएं हो सकती हैं। जी भास्कर जी, आप। ये दारिद्र्य और बाल श्रम और शिक्षा का अभाव होना सामाजिक। शोभनम। मुझे खुशी हो रही है कि आपको समझ में आ रहा है। अब समस्या का समाधान उपाय कि क्या करना चाहिए। तो शिक्षिका मातृतयो संयोग आवश्यक। जो शिक्षिका होती है, अब एक प्रश्न ये भी उठता है कि जो प्राथमिक विद्यालयों में या आंगनबाड़ियों में अध्यापिकाओं को ही ज्यादा क्यों रखा जाता है? तो इसलिए रखा जाता है क्योंकि उनमें सहनशीलता होती है। तो जो वो शिक्षिका है वो उनको मातृ के समान सहयोग करना चाहिए उनके समस्याओं को समाधान करने के लिए। जी महोदय। जी 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 मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं आपने जैसे अभी कहा कि आंगनवाड़ी रूप में या तो महिला को क्यों रखा जाता है, आपने कहा जैसे कि वो क्या उनके अंदर सहनशीलता होती है, आपने कहा जी। तो क्या एक ही कारण हो सकता है कि सहनशीलता की वजह से ही शिक्षिका को ही रखा जाता है आंगनवाड़ी में? नहीं, कारण नहीं है, ये तो विशेषता बताई मैंने, विशेषता। जी मैं कारण पूछ रहा हूँ। जी कारण तो कई भी हो सकते हैं। जैसे मैंने पूर्व में भी कहा कि बच्चों को इस अवस्था में स्नेह ज्यादा मिलना चाहिए, और जो पुरुष वर्ग होता है उसमें सहनशीलता की उतनी मतलब वो नहीं होती कि अगर बच्चा 2-4 बार परेशान भी कर दे, जैसे कि अगर क्योंकि ये बालक की अवस्था चल रही है, तो हम उदाहरण के लिए जैसे परिवार में कोई छोटा बच्चा होता है, वो पिताजी के पास जाएगा, एक प्रश्न को बार बार पूछेगा तो पिताजी उसको जरूर डांट देंगे, पर अगर वो माताजी के पास जाता है तो माता का जो स्नेह होता है वो उसको अच्छे से समझाती है, बुझाती है। चाहे एक छोटा बच्चा कितने बार पूछता है कि ये क्या है, ये क्या है, माता उसको बार बार बताती है, बार बार बताती है। तो ये एक मुख्य विशेषता है, कारण भी हो सकता है। जी धन्यवाद। जी तो अग्रे चलामः। तो दूसरा उपाय है समस्याया यथार्थ विश्लेषणं कृत्वा बालकं सकारात्मक दिशा निर्देशेन मार्गदर्शयेत्। पहले समस्या का विश्लेषण करना चाहिए, चाहे वो शिक्षक हो या उनके अभिभावक हो। तो पहले बालक की समस्या का विश्लेषण करें कि समस्या क्या है, फिर सकारात्मक दिशा निर्देशन मार्गदर्शक फिर उसका मार्गदर्शन करना चाहिए। क्योंकि कई बच्चों को बाल्यावस्था में अन्य मनोवैज्ञानिक जैसे डिस्ग्राफिया इत्यादि, कोई डिस्कैल्कुलिया मतलब वो डिस्ग्राफिया मतलब लिखने में असमर्थ होते हैं, गणना करने में असमर्थ होते हैं। तो पहले उसकी समस्या को समझना चाहिए, फिर उसका समाधान करना चाहिए। तो तीसरा उपाय है युक्त पोषण प्रेरणा दानम मनोबल वर्धक शिक्षाया व्यवस्था च अपेक्षित। बोले युक्त पोषण, पहले शरीर बोलते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, तो पहले युक्त पोषण होना चाहिए और प्रेरणा दानम होना चाहिए, उसको प्रेरणा समय समय पर मिलना चाहिए, और मनोबल वर्धक शिक्षा व्यवस्था चापेक्षित है, और जो उसके मनोबल को बढ़ाए ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। अब आते हैं हम
तीसरे टॉपिक पर शैक्षिक महत्व यानी शैक्षिक व्यवस्था। तो बाल्यावस्था शिक्षाया आधार स्तंभ अस्ति कि बाल्यावस्था की जो आधार है वो शिक्षा है। अस्याम अवस्थायाम कौशल शिक्षा, नैतिक शिक्षा तथा रचनात्मक सम्मेलनीय। इसी अवस्था में कौशल शिक्षा उसके कौशल को जाना जाता है और नैतिक शिक्षा उसको नैतिक शिक्षा दिया जाता है कि ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, ये गलत है, ये सही है, तथा रचनात्मक क्रिया सम्मेलनीय। बोले बालक शिक्षायां प्रेरित भवति तेन तस्य जिज्ञासां समयितुम आवश्यकम। और जिस समय बालक की शिक्षा मतलब वो जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो उस जिज्ञासा का समाधान ये उसी समय करना चाहिए। और फिर आते हैं श्रेष्ठ शिक्षक विधेय। अब श्रेष्ठ शैक्षिक विधि क्या होनी चाहिए? तो जैसे वो राजमिश्रा जी कह रहे थे क्रीड़ा विधि, आप क्रीड़ा विधि तो होनी चाहिए पर अनुकरण विधि। फिर तीसरा प्रयोग विधि, कथा पंचतंत्र, कथा द्वारा पंचतंत्र, साहित्योपग, सहयोगात्मक सहभागिता, मूलक शिक्षण, सामाजिक बौद्धिक विकासाय सहायकम। क्रीड़ा विधि तो होनी चाहिए पर अनुकरण विधि, प्रयोग विधि, कथा, पंचतंत्र एक लोक कथा भी है, साहित्य बोले साहित्य भावतयोर वा कर्मम वा साहित्यम, बोले जिसमें दूसरे का हित हो ऐसा। तो सहयोगात्मक सहभागिता, मूलक शिक्षणम, सामाजिक बौद्धिक विकासाय सहायकम। और ये जो होते हैं वो सामाजिक बौद्धिक विकास में सहायक होते हैं। अब बोले कि बाल्यावस्था में शिक्षक की भूमिका क्या है? तो बालकानां समस्या ज्ञात्वा तान व्यक्तिगत रीत्या मार्गदर्शन ददातु, संस्कारान नैतिक शिक्षा च प्रदातु, सकारात्मक प्रेरणादायक सहयोगी पर्यावरण से निर्माण कुर्यात्। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है, अगर कक्षा में बालक एक प्रश्न को समझ नहीं पा रहा तो क्या उसको मारना चाहिए? बिल्कुल नहीं। नहीं मानना उचित नहीं होता। पहले उस बालक की समस्या को जानना चाहिए कि वो समझ क्यों नहीं पा रहा, फिर उसको समझाना चाहिए, उसका मार्गदर्शन करना चाहिए और सकारात्मक प्रेरणादायक सहयोगी पर्यावरण निर्माण, और उसको सकारात्मक प्रेरणा देनी चाहिए, उसको मोटिवेशन देना चाहिए और ऐसे पर्यावरण का निर्माण करना चाहिए जिससे कि वो उसका मन उस समय कक्षा में लगा रहे। अब जो हमारा आज का प्रकरण है उसका निष्कर्ष, बाल्यावस्थाया उचित शैक्षिक व्यवस्था समस्या समाधानं च बालकस्य सर्वांग विकासाय अत्यावश्यकं भवति। संस्कृत साहित्य पंचतंत्रे च बाल्यावस्थायां समस्या समाधानाय उत्तमानुपाय प्रदर्शिता सन्ति। जैसे कि हमने प्रकरण में पढ़ा था कि बाल्यावस्थाया उचित शैक्षिक व्यवस्थाया समस्या समाधानम च बालकस्य सर्वांग विकास अत्यावश्यकम। बोले इन सभी से ऊपर क्या है कि इसे पढ़ने का जो ध्येय था वो बालक का सर्वांगीण विकास अति आवश्यक है। ये इसी के साथ धन्यवाद।